सर, इसी का खून हुआ है। फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। क्या देखा तुमने यहाँ पर? साहब मैंने देखा कि वो लड़की बेताशा उस शख्स इसका मतलब है खून तुम्हारे सामने हुआ? सब मेरे सामने नहीं, इन सबके सामने हुई है, सब थे वहाँ पे। हाँ साहब, और साहब न जाने क्या नफरत थी उस लड़की के दिल में। शायद इस लड़की को उस आदमी से काफी नफरत हुई होगी। इस आदमी ने कुछ उसके साथ जरूर बुरा बर्ताव किया है। वैसे भी उस लड़की का एक हाथ नहीं है, शायद यही वजह होगी। मोरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लड़की के पास चाकू कहाँ से आया? सर, शायद उस लड़की ने प्लान करके ये मर्डर किया है। चाकू अपने साथ में ही लाई होगी, वरना ऐसी सुनसान सड़क पर उसे चाकू कहाँ मिलता? अगर वो चाकू अपने साथ लाती तो हो सकता है वो आदमी चौकन्ना हो जाता, वो मर्डर कर ही नहीं पाती। आसपास के दुकानों में देखो, किसी सब्जी वाले या फ्रूट वाले का चाकू उठाया हुआ उसने। ओके सर। इंस्पेक्टर, आपको पूरा यकीन है कि मर्डर इसने किया है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये देखिए लड़की की फाइल। ये कुछ 19 साल की होगी और उसकी बॉडी पे इतने सारे मार्क और निशान हैं कि मुझे लगता है ये खुद एक विक्टिम है। मतलब कुछ निशान ऐसे हैं लगभग 10 साल पुराने हैं और मारने और पीटने और जलाने के एक नहीं, काफ़ी निशान हैं। लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? नहीं, पर हाँ, लड़की वर्जिन नहीं है। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? जिस आदमी को तुमने मारा वो कौन था और क्यों मारा तुमने उसे? देखो, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम समझती हो कि चुप रहने से तुम बच जाओगी तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए सब सच बताओ। हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। क्यों मारा तुमने उस आदमी को? बोलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मोरे, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से ये आदमी नेत्रहीन है, वो भी जन्म से। सर, जो आदमी देख नहीं सकता उसे बचना छुपना बहुत आसान होता है। फिर एक नेत्रहीन आदमी इस लड़की को इतना टॉर्चर कैसे करेगा कि वो लड़की गुस्से में आकर उसे मार दे? इस केस के और भी कई पहलू हैं। अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि ये लड़की कातिल है या खुद किसी गुनाह का शिकार, लेकिन कत्ल तो हुआ था और इसके चश्मदीद गवाह भी थे। कौन थे ये दोनों? क्या वास्ता था इनका एक दूसरे से? क्या कारण था लड़की की उस बेहद नफरत का? ये राज सिर्फ यहीं तक सीमित थे या फिर कहानी कुछ और भी थी? मोरे, इस केस को सॉल्व करने के लिए उस लड़की और उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। मर्डर वेपन के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हमने आसपास की सारी दुकानों पर इंक्वायरी की, लेकिन वो चाकू किसी का नहीं है। उस लड़की के पहनावे को देख के लगता है कि वो तो यहीं की है, लेकिन वो आदमी जिसका खून हुआ है, लगता है वो दरगाह पर चद्दर चढ़ाने के लिए किसी और शहर से खास आया था। अगर ये दोनों अलग अलग शहर के हैं तो इन दोनों के बीच में लिंक कैसे हो सकता है? मोरे, इस लड़की का बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना जल्द हो सके इस लड़की और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ओके सर। इसे पहचानते हो? नहीं साहब। और इसे? हाँ साहब, इसको तो जानता हूँ। अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, हर साल यहाँ दरगाह पे आते हैं और फिर दिल खोलकर गरीबों को ज़कात देते हैं। कहाँ से आते हैं कुछ पता है? ये तो नहीं मालूम, बस इतना कह सकता हूँ कि बड़े दीन ईमान वाले हैं। बाकी तो साहब ये दरगाह है, यहाँ जो भी आते हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। अब किसका घर और किसकी जात पूछेंगे? सर, हो सकता है कि यह आदमी शहर में कहीं बाहर से आया हो और अपनी प्राइवेट कार से आया हो। मोरे, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। ओके सर।
उठ चल खाना खा ले और बाद में ये कपड़े बदली कर लेना। आबिदा, उस्मान, बाहर आओ। कहाँ हो तुम दोनों के दोनों? बाहर आओ। आबिदा, उस्मान, आबिदा, उस्मान, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? बाहर चले आओ। अम्मी क्या हुआ और आप इतनी घबराई हुई क्यों? अरे किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। कोई नामुराद मेरी जान लेना चाहता है और तुम दोनों घर में बैठे आराम फरमा रहे हो। क्या? और आपको कौन मारना चाहेगा और क्यों? मुझे तो मेरे अपने ही मारना चाहते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी सख्त जान हूं ना, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं। अब देखना कैसा तमाशा दिखाती हूं मैं। चल हट। सर, हमने टोल नाके पर भी पूछताछ की, लेकिन इस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जिसे हम इस आदमी के साथ जोड़कर देख सके। इस आदमी की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दो, हो सकता है कोई पहचानने वाला मिले। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, हमारा एक खबरी है, पान वाला। हाँ साहब, ये लड़की देखा है मैं, यहाँ से 2 गली आगे चकले पे देखा था उसे। वो क्या है ना साहब कि मैं भी कभी कभार वहाँ जाता है ना, इसलिए मैं सोच रहा था इसे कहीं ना कहीं तो देखा है साहब, पर मुझे अब भी जाके याद आया। तू भी उसका ग्राहक था क्या? अरे नहीं नहीं साहब, अरे वो कहाँ इस काम के लायक है। अरे वो तो बर्तन भांडी मांजती है वहाँ पे साहब, और कपड़े भी साफ करती है। अरे आज सूरज किधर से निकला? नहीं, आपका दर्शन हुआ। मैं इसे पहचानती हो? बोला ना नहीं पहचानती, इधर की होती तो पहचानती। देख, झूठ मत बोल, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये लड़की तुम्हारे यहाँ कपड़ा और बर्तन मांजने का काम करती है। क्या साहब, अब कपड़ा और बर्तन मांजने वाली का मैं हिसाब रखूंगी। शायद लड़की को करीब से देखने के बाद सब हिसाब याद आ जाएगा। पाटिल मैडम, यस सर। गाइड टाका हिला। चल अरे काय कर? चल चल। अरे छोड़ ना। अरे क्या करती है? मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, देखो याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, कोई बर्तन मारने वाली लड़की का मेरे पास क्या काम है? मुझे लड़की चाहिए, लेकिन बिल्कुल चुप। लड़की को लेकर आओ। यस सर। साहब ने बुलाया है तुझको। चल उठ चल। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल, साहब ने बुलाया है तुझको। पाटिल, हिला उठवा। चल, साहब ने बुलाया, चल। चल चल। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पता नहीं सर, लेकिन वो लड़की राजा साहब के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम जानती हो राजा साहब कौन है? राजा साहब? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो। कोई कस्टमर है तुम्हारा? अरे साहब, हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर खुद को राजा ही समझते हैं, और 2 घोट अंदर गई ना तो राजा साहब बन जाते हैं। तो तुम नहीं जानती? नहीं। जाओ, अगली बार मुझे तमाशा नहीं चाहिए।
मोरे, इस लड़की का और राजा साहब का क्या कनेक्शन है? कौन होगा ये राजा साहब? नहीं नहीं राजा साहब, नहीं राजा साहब, नहीं राजा साहब, मोरे, कौन हो सकता है ये राजा साहब जिससे ये लड़की होश में आने के बाद भी इतना डर रही है? सर मुझे लगता है इस लड़की ने जिस आदमी का खून किया है वही राजा साहब हो। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड शाही है भी या नहीं। और मोरे, ये भी पता लगाओ कि इस एरिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जिसे लोग राजा साहब कहते हैं। ओके सर। तो आप हैं राजा साहब? इंस्पेक्टर साहब, राजा तो मेरे पूर्वज हुआ करते थे। यहाँ पर उन्हीं का राज्य था। फिर देश आजाद हुआ और हमसे हमारा राजपाट छीन लिया गया और राजा और रंग सब एक हो गए। ये तो जनता है जो आज भी हमें इज्जत से और प्यार से राजा साहब बुलाती है। कुछ लोग डर से भी आपको राजा साहब बुलाते होंगे। इस लड़की को जानते हैं आप? कौन है ये लड़की और आप इसके बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं? ये लड़की भी आपकी भोली प्रजा की तरह है, रात दिन डर से कांपती हुई बस आपका ही नाम जपती है। हो ही नहीं सकता। मैं भी 1 साल पहले यहाँ इंडिया में शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी अपने पिताजी के देहांत के बाद। पिछले 15 साल से मैं यूएस में था। यू कैन चेक माई रिकॉर्ड। मैं इस लड़की को नहीं जानता। सर ये राजा सच बोल रहा है। हमने उसकी इंक्वायरी निकाली। वो सचमुच 1 साल पहले ही वापस आया है और उसके पास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस लड़की के साथ उसका कुछ कनेक्शन है। मोरे, हम फिर से वहीं आके खड़े हो गए जहां से हम चले थे कि कौन हो सकता है ये राजा साहब। तुम हो? मैं कितनी डर गई थी पता है? दादी, दादू आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? तुम्हारे दादू हर साल की तरह दरगाह पर गए हैं। कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुकेंगे, हमेशा की तरह 8 दिन तक। उसके बाद वो सीधा यहीं पे आएंगे। मैंने उनसे कहा है आते वक्त वो तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाने वाले हैं। वो 8 दिन के बाद आएंगे। ये क्या बात हुई? ये तो तुम्हारी दादी के साथ नाइंसाफी है। दादू नहीं आए इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। तुम दादी से प्यार ही नहीं करते हो। करता हूँ ना, दोनों से प्यार करता हूँ। मेरा बेटा। क्या कहा डॉक्टर? सर डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी जिंदगी में जिसका असर आज तक इसके दिमाग में है। पर ये राजा साहिब नाम का आदमी है भी या नहीं ये कहना मुश्किल है। और अगर है तो इसका और उसका क्या रिलेशन है ये पता लगाना होगा। ठीक है, ले जाओ इसको। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? वो यहाँ पे कोई है यहाँ पे। वो मुझे मारना चाहता है और उसके हाथ में ऐसा ही हथौड़ा था। ला, ला, हाँ। अरे वह मैं आपका, मैं तो कबर्ड रिपेयर कर रहा था इसीलिए हथौड़ा हाथ में लिया था। अम्मी आप दिन में भी सपने देखने लगी है। इतने भी वहम मत पालिए कि लोग। तुम लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरा वहम नहीं है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया वही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन तुम लोग तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों जानबूझकर नासमझ बन रहे हो?
मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों ही मुझे मारने की कोशिशें कर रहे हो। क्या रे, इधर मरवाने के लिए लाया क्या? अरे वो लड़की जिए या मरे, फिर हो गया, चल यहाँ से। बेटी है वो मेरी, उसके साथ ऐसा बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ मैं उसको अपने साथ लेकर जाएगा। तेरे को जाना है, जा तू। दादी कब खत्म होंगे 8 दिन? दादू कब आएंगे? थोड़ी देर बैठ ले मेरे साथ, तेरे दादू आएंगे ना तब तू पलट के देखने वाला भी नहीं है मेरी तरफ। अम्मी, दूध। सिर्फ दूध ही है ना? क्या मतलब? और क्या हो सकता है? ले बेटा दूध पी ले, दूध पीने से ताकत आ जाती है। हाँ कुछ हो रहा है? अम्मी, अम्मी अब्बू का 3 दिन से फोन नहीं लग रहा है। आपकी कुछ बात हुई क्या? कहाँ कोई बात हो पा रही है, मुझे भी तो उनकी काफी फिक्र हो रही है। अम्मी अभी फिक्र करने का वक्त नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना होगा, कोई आम बात नहीं है। नूर, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी अब्बू है, इतने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिक्र करने के अलावा कुछ कर रहे हैं? सिर्फ बैठ के इंतजार करो। जबान को लगाम दो नूर। हो सकता है बैटरी खत्म हुई हो या मोबाइल में कोई खराबी आई हो। माना कि आप सही सोच रहे हैं, पर भाई अब्बू इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि वो पीसीओ से एक फोन करके अपने घर की भी खैर खबर ना पूछे। अम्मी, हमें तो डर लग रहा है कहीं अब्बू के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। पता नहीं आप लोग इतने सुकून से कैसे बैठे हैं। अब बस करो नूर। अरे बस करो भाई, अब्बू की फिक्र में तुम दोनों तो लड़े ही जा रहे हो। बस ये नहीं कि पुलिस स्टेशन जाके उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए। हेलो, हाँ हम हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। बॉडी तो नहीं है लेकिन उसके कपड़े हम फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। सर उस डेड बॉडी की पहचान हो गई है। उस आदमी का नाम रहमत खान है, पाली का रहने वाला है। उसकी फैमिली पाली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गई थी, जहां हमने फोटो भेजी थी उसी से उन्होंने पहचान लिया। कल रहमत खान की फैमिली उसके कपड़े क्लेम करने के लिए आ रही है। तब तक मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। ओके सर। किसने मारा इंस्पेक्टर साहब इन्हें? कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? या अल्लाह, संभालो अपने आप को। देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूरी हैं, पूछने होंगे। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? कैसी दुश्मनी साहब? उन्होंने तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। खुदा का नेक बंदा था मेरा शौहर। मेरे साथ चलिए, किसी से मिलवाना आपको। आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, इसे तो हमने पहले कभी देखा भी नहीं। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसे। ये कौन है? कौन है ये लड़की? सुनो, इन्हें जानती हो तुम? रहमत की शिनाख्त ने पुलिस को एक सुकून की सांस दी। ऐसा लग रहा था कि अब लड़की की पहचान आसान होगी, लेकिन ना लड़की और ना ही रहमत के परिवार ने एक दूसरे को पहचाना, जिसने ना सिर्फ पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि उन्हें फिर से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। अभी सिर्फ मरने वाले की पहचान हुई थी, मौत का कारण और मारने वाली लड़की की पहचान अभी बाकी थी। दूसरी तरफ एक आदमी लगातार पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहा था।
जो ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया और गिरफ्त में आ गया। कौन था ये आदमी? साहब मेरा नाम तात्या है, मैं भिखारी है साहब। वो लड़की 1 साल पहले मेरे को अपने नाके के सिग्नल पर बैठी हुई मिली थी। वो डरी भी और सहमी भी थी, और ऐसी जवान लड़की अगर रास्ते में बैठी मिलेगी तो किसकी भी बुरी नज़र गिरेगी ना। तो मैं ही उसको बोला था, अगर ये सब बुरी नज़र से बचने का है तो तेरे को बदसूरत होना पड़ेगा। फिर उससे मेरी बात मान ली साहब। थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, पर बाद की ज़िंदगी के लिए तुम्हें काफ़ी आराम होगा। फिर कोई तुम्हें गंदी नज़र से घूर कर नहीं देखेगा। साहब मैंने तो सिर्फ उसके भले के लिए उसका हाथ काटा। एक लड़की को अपाहिज बनाया अपना भीख का धंधा बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मान बनने का नाटक कर रहा है। नहीं साहब, मैंने कभी उससे भीख नहीं मंगवाया साहब। वो बच्ची थी मेरी, बाप जैसा प्यार दिया मैंने। वो भी मेरे को बहुत चाहती थी साहब, पर एक दिन किधर गई मालूम नहीं साहब। खुश थी मेरे साथ में। तू सच बोल रहा है? ये हम क्यों मान लें? गणपति बापा की शपथ साहब, मैं सच बोल रहा है। नहीं। तात्या 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 मंजरी एक साल तेरे साथ थी ना, कभी बताया कौन है, कहाँ से आई है? उसका नाम मंजीरी है साहब, बस वो यही बोला, बाकी कुछ भी नहीं बोला साहब। वो 1 साल से तेरे साथ है और तुझे कुछ भी नहीं बताया? सिर्फ नाम बताया? हाँ साहब, बस उतना ही बोला। मेरे को लगता है साहब वो मेरे एरिया में जो जवान लड़के लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। हमने वहाँ पूछताछ की, वो वहाँ से नहीं है। वो काहे को सच बोलेंगे साहब, इधर की चाहिए करके। उनको पुलिस का लफड़ा थोड़ी मांगता है। वो डरी भी और सहमी भी थी। आदमी का हाथ लगते ही वो चीखती थी, और सब नींद में भी वो राजा साहब करके चिल्लाती थी। मेरे को तो वो उधर की लगती है। मोरे, उस लड़की और दादिया का रिश्ता बाप बेटी का था, ये तो साबित हो गया। लेकिन उसकी बॉडी पे जो जलने और चोट के निशान है, वो उस राजा साहब की देन है। तुमने रहमत खान के बारे में पता किया? कहीं उससे तो कोई राजा साहब कह के नहीं बुलाता था? सर मैंने पूछताछ की, लेकिन रहमत खान और राजा साहब के बीच में कोई लिंक नहीं है। एक काम करो, इस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ, हो सकता है कोई उसे पहचान ले। और इस रहमत की फैमिली के बारे में भी जरा पता करो, रहमत की मौत से उनको सदमा पहुंचा भी है या कोई नौटंकी कर रहे हैं। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त रहमत खान की मौत हुई, उस वक्त उसके घर वालों का मोबाइल लोकेशन घर का ही दिखाई दे रहा है। मतलब हम घूम फिर के वहीं आ गए। मेरे एरिया में जो जवान लड़के लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। सर तात्या ने कहा था कि वो लड़की चकले से आई थी। मुझे लगता है हमें उस चकले की मालकिन को उठाना चाहिए और अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मोरे, इस बार चकले की मालकिन को नहीं, वहाँ की लड़कियों को उठाओ, वही हमें बताएंगी कि मंजरी वहाँ थी या नहीं। नहीं साहब, हम लोग कुछ नहीं जानते इस लड़की के बारे में। सच बोल। थी साहब, वो भी हम सबके साथ उधर ही थी। फिर वो कुछ दिन बाद भाग गई, और जब मिली तो उसका एक हाथ भी कटा था साहब। आंटी के इसके भागने से बहुत हट गई थी साहब। वो उसको और दूसरी लड़कियों को सबक सिखाने को उसको झाड़ू पोछे के काम पे लगाई थी साहब। हाँ साहब, मेरे पास ही थी। अगर खूबसूरत लड़की भागेगी तो हम उठाएंगे ना, लेकिन देखा तो उसका हाथ कटा हुआ था। और हमारे धंधे में लंगड़े गुड़ी का क्या फायदा है, इसलिए मैंने उसको छोटा मोटा काम पे लगा दिया। 1 साल बराबर काम किया उसने, लेकिन अचानक से क्या हुआ पता नहीं, भाग गई। बाद में मैंने उसको पुलिस स्टेशन में देखा। तो पहले पूछा तब झूठ क्यों बोली? धंधे पानी का सोचना पड़ता है ना साहब। ये मर्डर केस में नहीं पढ़ने का था मुझे। वो कोर्ट कचहरी। अब की बार अगर झूठ बोला ना, बहुत महंगा पड़ेगा। पूरा सच बोल रही है साहब। अब झूठ बोल के नहीं फंसने का मुझे। इस केस में रोज नई तय खुल रही थी, पर आधी
मंजरी पर गुनाह तो साबित हो सकता था, पर बिना किसी मकसद के। और जैसे जैसे इस केस की तहकीकात आगे बढ़ रही थी, मंजरी अपराधी लगने की बजाय खुद एक पीड़ित और गुनाह का शिकार लग रही थी। पुलिस को मंजरी के अतीत के जख्मों की कहीं से कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। और फिर एक दिन अखबार में छपी मंजरी की तस्वीर ने अचानक इस केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। साहब आपने ही ये फोटो पेपर में छपवाई थी ना? हाँ, तुम जानते हो इसे? हाँ, मेरी बेटी है शायद। शायद मतलब अपनी बेटी को नहीं पहचानते? सर ये कुछ 10 साल पहले मुझसे मीरज में खो गई थी। तब की और अब की सूरत में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये देखिए ना, उसकी आंखें देखिए अभी भी ऐसी भी है। ये कुछ टेस्ट की रिपोर्ट जो उसके बचपन में करवाई थी, इससे पहचानने में कुछ मदद मिले तो। मोरे, मंजरी माझी पोर कहाँ गई थी तू बेटी? मंजरी, मैं तेरा बाबा हूँ, बाबा। देख मुझे मंजरी। तू तो कह रहा था कि तू उस लड़की का बाप है, लेकिन वो लड़की तो तुझे पहचानती भी नहीं है। साहब मैंने आपको बताया तो वो बहुत छोटी थी जब मीरज में खो गई थी, शायद भूल गई हो। साहब ये थप्पड़ उसके भूलने के लिए नहीं, तेरे पहचानने के लिए पड़ रहा है। अगर तू उसका बाप है तो उसकी बॉडी पे जो चलने और कटने के निशान है वो तेरी वजह से है। साहब जब उसकी माँ मर गई तो वो बहुत छोटी थी, मेरे पास से तो 10 साल की थी तभी खो गई थी। पता नहीं उसके बाद किसने उसकी ये हालत की, और उसी हालत की वजह से एक दिन घर से भाग गए। साहब इतनी लापरवाही की अपनी बच्ची के साथ कि घर से भाग गई? नहीं साहब, मंजरी मेरी एकलौती औलाद है। अगर मैं ऐसा करता तो इतने साल बाद उसे यहाँ छुड़ाने क्यों आता? मैं मेरे बच्चे से नफरत नहीं, बहुत प्यार करता हूँ साहब, बहुत प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ है तो उसने अपनी दिमागी हालत की वजह से किया होगा। मैं कोर्ट में ये साबित करके रहूंगा, अपनी बच्चे से खुद को अभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये सही करा। मंजरी को लेकर आओ। मंजरी बेटा डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। चल अब घर चलते हैं, चल चल बेटा। मोरे, अब तक हम इस लड़की की पहचान और परिवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब अब मिल गया है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मंजरी के पिता ने उसकी पहचान साबित करके उसकी जमानत तो करवा ली, लेकिन उस पर केस अब भी चल रहा था, जिसे सॉल्व करने के लिए पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। और ये राजा साहब कौन था जिसका डर मंजरी की आत्मा पर बैठा हुआ था? उसका मंजरी से क्या संबंध था? क्या मंजरी को कोठे पर पहुंचाने में भी राजा साहब का हाथ था? मोरे, उस चकले वाली आंटी से पूछो कि मंजरी वहां कैसे पहुंची। अगर ये कड़ी जुड़ गई तो पता चल जाएगा कि मंजरी का उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। ओके सर। साहब मैं ईमानदारी से धंधा चलाती हूँ, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती। रोकड़ा दिया था मैंने और खरीदा था उसको। इसने बेचा था? नहीं, हमारे कस्टमर है शांताराम, उसने भेजा था। उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ है तुम्हारे पास?
शांताराम। बोलो साहब। अरे साहब 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 क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ? मैं सच बताता है साहब, मैंने उसका दिमागी हालत देखकर उसका फायदा नहीं उठाया। मैं तो उसको खरीदा था, पूरा 50,000 रुपया दिया उसको। वो जानवरों की तरह मारता था उसको, हंटर से जलाता था उसको साहब। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट फोन लोकेशंस। वो 25 तारीख को आया था तेरे पास? हो साहब। इसका मतलब है कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से भी उसका मोबाइल लोकेशन रहमत खान की मौत की जगह का ही है। मत मारो। मरना तो पड़ेगा ही तुझको। मरना उससे नहीं, तुझे पड़ेगा। चल। नहीं, बस साहब, बस मैं ही हूँ राजा साहब। नौटंकी के कपड़े भाड़े पे देने का मेरा काम था। मंजरी जब छोटी थी तब मैं उसे बहुत मारता था और तब राजा की पोशाक पहना करता था। तब वो सोचती थी मैं ही राजा हूँ और वही इमेज उसके दिमाग में बैठ गई साहब। चकले पे भी मैं उसका हालचाल देखने नहीं गया था, उसको मार नहीं गया था, लेकिन उसने मुझको देखा, वो वहां से भाग गई। मैं उसका पीछा कर रहा था, उससे थोड़ी ही दूर था तो मैंने देखा कि उस आदमी का खून हो गया था। इसका मतलब मंजीरी ने रहमत को नहीं मारा? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारी। वो तो आंटी के उधर मैंने मेरे बाप को देखा और वहाँ से भाग गई। जब दरगाह के उधर पहुंची तो एक आदमी को चाकू मार रही थी। लेकिन लोगों ने तो तुम्हें देखा था उसे चाकू से मारते हुए। नहीं साहब। तुमने उस औरत का चेहरा देखा था जिसने खून किया? हाँ साहब। उसे पहचान सकती हो? हाँ साहब, उस दिन उसके घर वाले आए थे, उनमें ही वो भी थी। इन्होंने ही मारा था उस आदमी को। ए लड़की, क्यों झूठ बोल रही है तू? साहब, मैं क्यों मारूंगी अपने शोहर को? ये लड़की झूठ बोल रही है साहब। नहीं साहब, यही थी वो। क्यों झूठ बोल रही है ये? साहब, वो मेरे शौहर थे साहब, मैं उन्हें कैसे मारूंगी? उल्टा यहाँ मेरी जान आफत में फंसी हुई है। आए दिन मुझ पर हमले होते रहते हैं। कौन करवाता है तुम पे हमले और क्यों? जायदाद की लालच में मेरी बहू और मेरा बेटा ही करवाते होंगे मेरे पे हमले। साहब, अम्मी झूठ बोल रही है। खुद को बचाने के लिए ये सब किस्से कर रही है। वो खुद गई थी अब्बा के साथ दरगाह के सफर पे, उन्होंने ही मारा होगा अब्बू को। हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और तुम्हें तो उसकी कुछ पड़ी नहीं। पाटिल मैडम। यस सर। लगता है ये चाहती है तो तुम्हारा हाथ दिखाई दो। नहीं, मारना नहीं। मैं बताती हूँ मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया, लेकिन कसम से साहब, वो दोनों मुकर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे इसमें साथ दिया था। कहीं ये राज मैं किसी पे जाहिर ना कर दूं, इसलिए वो दोनों मेरा भी कत्ल करवाना चाहते हैं साहब। सर, माना कि ये सब हमले हमने ही करवाए,
पर अब्बू के कत्ल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये अब तुम दोनों नहीं, कोर्ट तय करेगा। मारना पड़ा साहब, क्या करती। मेरे शौहर को पता चल गया था कि हमारा बड़ा बेटा जो है वो उनकी औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी नूर के नाम पर करने का सोच लिया। उस दिन जानबूझकर मैंने अपना मोबाइल घर पर रख दिया और इनके साथ दरगाह पर चली गई। जाहिदा, अरे जाहिदा, वो पगली अगर मुझे नहीं देखती। ये वहम है तुम्हारा। जुर्म अपनी कहानी खुद बयान करता है। रहमत को तो इंसाफ मिला ही, साथ ही उस बच्ची को भी इतने सालों बाद न्याय मिला, जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम जैसे वैश्य लोगों की वजह से दुखों में काटी। अपनी आंखों से ना देख पाने का रहमत को ये पहला और आखिरी सुकून होगा कि वो इस दुख को जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि उसे कब्र तक पहुंचाने वाले उसके अपने ही थे। जाहिदा को रहमत के कत्ल के लिए, उस्मान और आबिदा को रहमत के कत्ल की साजिश और जाहिदा पर जानलेवा हमलों के लिए, और राजेश को मंजरी पर अत्याचार के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपराध का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानून की गिरफ्त तक लेकर जाता है, और ये एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह करता है। क्या यादव जी, क्या हालचाल? क्या साहब, पूरी रात पार्टी ऊपर चला, बहुत शोर हो रहा था और सुबह तक जरा भी आराम नहीं मिला साहब। अच्छा, देखता हूँ। अंडे के सुरक्षित खोल में रहने से जीवन नहीं चलता, और बीज के आवरण में रहने से वटवृक्ष नहीं पनपा करते। जीवन को जानने, जीने और बेहतर कल की संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने घर से, अपनों से दूर जाना आम भी है और कुछ हद तक आवश्यक भी। ये समय एक बच्चे के लिए बहुत नाजुक और माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को उसकी भलाई के लिए अपने से दूर भेजना बहुत बहादुरी का काम होता है, और इस बहादुरी की माता पिता को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। अब ठीक तो है? ठीक है आप? सर, ये तीनों लड़कियां इसी बिल्डिंग में समीक्षा के जीजा के घर पे रहती थी, रेंट पे, और वो रही उसकी बहन और उसका जीजा। सर, ये समीक्षा इसी बिल्डिंग में टेरेस के नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी। कल रात यही पार्टी कर रही थी। फिलहाल तो हालात देखकर ऐसे लग रहा है कि पार्टी के दौरान ही कुछ हुआ होगा। समीक्षा के पेट में बोतल घुसेड़ दी गई, लेकिन वो तीसरी लड़की, उसे यूं ही छोड़ दिया गया। बॉडी पर कोई मार्क नहीं। नाम क्या उसका? नैना सर। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और लास्ट वीक से लेकर अब तक जिस किसी से इनने बात की हो, जिस से मिली हो, सबके बयान दर्ज करो, और पता करो कि कल रात पार्टी में इनके साथ और कौन कौन शामिल था। प्रांजलि! प्लीज काम डाउन। समीक्षा! मुझे उनके पास जाना है। नर्स, होल्ड इट। समीक्षा! शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। संभालिए अपना। मुझे समीक्षा और प्रांजलि के पास जाना, उनको मेरी जरूरत है। वो बस नैना, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी हैं। क्या हुआ था कल रात? किसने किया ये सब? सिर्फ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत नशे में थी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। फिर भी कुछ तो याद होगा। सिर्फ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सर, ब्लड में अल्कोहल की मात्रा काफी है, जिसके वजह से शायद उसे कुछ याद नहीं, और उसकी बॉडी पर असॉल्ट के कोई निशान भी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। इंटरेस्टिंग सर। 3 में से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी। कुछ याद नहीं आ रहा सर। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
एक तो नैना खुद इस कांड में शामिल है और अब नाटक कर रही है, या फिर उसके जिंदा रहने की वजह कुछ और ही है। हो सकता है अटैकर्स किसी एक लड़की को मारने आए थे, दूसरी बचाने के लिए सामने आई और खुद मारी गई, और नैना नशे के चलते कुछ कर नहीं पाई इसलिए बच गई। या फिर हो सकता है वो अटैकर इन दोनों लड़कियों को मारने आया था, उनको नैना से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए नैना बच गई। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है सर कि अटैकर्स तीनों लड़कियों को मारने आए हों। उन्होंने समीक्षा को मारा, प्रांजलि को मारा, और वो नैना को मारने जाने वाले थे कि बीच में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से उनको वहां से भाग जाना पड़ा, इसलिए नैना बच गई। वरना कोई चश्मदीद गवाह पीछे क्यों छोड़ेगा? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम किसी भी पॉसिबिलिटी को फॉलो करें, हमारा सबसे पहला काम ये पता लगाना होना चाहिए कि नैना सच बोल रही है या झूठ। देखिए, हमें लड़कियों के बारे में डिटेल में बताइए। मैं अपनी फैमिली के साथ पास वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने समीक्षा को ये फ्लैट रेंट पर दिया था, और कुछ दिन बाद वो अपनी ऑफिस की इन दोनों लड़कियों को भी यहाँ लेकर आ गई। Oh my God. You guys are so much fun. I know. You know what? एक रात में इतना मजा आया। Just imagine, अगर हम दिन रात साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। Okay, yes. So I think कि हम तीनों को साथ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। I mean, अच्छा आइडिया है। वैसे कुछ थोड़े से पीजी में रह के मैं थक गई हूँ। बट एक चीज बता दूं, माय दीदी इज नॉट सो मच फन, बट माय जीजा जी, आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। आपकी बहन आप ही के घर पे टेनेंट थी? दी प्लीज, व्हाट इज द बिग डील? अरे क्या प्लीज, तू यहाँ हमारे साथ रह रही है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो हमें बता। मुझे यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अकेले रहना एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे अपना स्पेस चाहिए। प्लीज। मुझे लगता है कि तूने फैसला कर ही लिया है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जाना तुम्हें। तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। I mean, अपनी दीदी की और मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? हमसे अलग रहना चाहती हो तुम? रिलैक्स मिलिंद, मुझे लगता है कि इसने फैसला कर लिया है। नो मीन्स नो, ओके? तुम्हें अपना जीवन जीना है, स्पेस चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं, करो। सामने वाली बिल्डिंग का अपना दूसरा फ्लैट खाली करा देते हैं, टेनेंट से बोल देते हैं खाली कर देगा, लेकिन तुम यहीं रहोगी हमारी नजर के सामने, ठीक है? आपसे कुछ बात करनी है जरा। आप हमेशा एक ही रूट पे जॉगिंग करते हैं, और क्या आपकी बीवी को पता है कि आप समीक्षा को लेके कितने कंसर्न? क्या बात कर रहे हैं सर, साली ये कंसर्न क्यों नहीं होगा? और एक मिनट सर, कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे आपको मुझ पे शक करने के बजाय उसके बुड्ढे रोमी को पकड़ना चाहिए, जिसके बारे में कई बार समीक्षा को बता चुका हूं कि उससे मत मिल, उससे बात मत कर, लेकिन उसने तो ठान रखी थी कि जीजा की बात उसे माननी ही नहीं। अब देखिए क्या होगा। मिस्टर रोमी जी, कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे मेरा नाम रोमी शाह है, लेकिन प्यार से मुझे लोग रोमी ही कहते हैं। समीक्षा और उसकी सहेलियां भी तुम्हें प्यार से इसी नाम से बुलाती थी? कैसे और कितना जानते हो उन्हें? मैडम, वी वर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, लेकिन यहाँ के नैरो माइंडेड लोग, वो लोग कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझ जैसे एज के एक बैचलर की और ऐसी जवान लड़कियों की दोस्ती भी हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझ जैसे बैचलर को लोग डाउट की नज़र से ही देखते हैं, ना कोई घर पे आता है ना कोई घर पे बुलाता है। लेकिन समीक्षा और उसके फ्रेंड्स के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। कल रात उनके साथ थे तुम? जी नहीं, मैं सोया था। एक्चुअली उनका फ़ोन आया था पार्टी के लिए, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी तो। पर सोए तो नहीं थे तुम? एटलीस्ट रात के 11:30 बजे तक तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लगभग उसी के आसपास तुमने किसी को फ़ोन भी किया। हाँ किया था, वो लीकर शॉप में फ़ोन किया था। वो हुआ यूँ कि समीक्षा ने नीचे आकर बोला कि उनकी लीकर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने बिहाफ ऑफ देम मैंने लीकर शॉप को कॉल किया था। डिलीवरी पहुंचाई उसने? वो तो नहीं पता। हाँ मैडम, मुझे उनका कॉल आया था, लेकिन मेरी शॉप बंद हो रही थी। मेरा लड़का भी चला गया था जो डिलीवरी करता है, और ये ऑर्डर में डिलीवरी नहीं कर पाया था उनको।
अच्छा, जिन लड़कियों के पास डिलीवरी के लिए जाना था उनके यहाँ से अक्सर ऑर्डर आया करता था? जी नहीं मैडम, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी 1 या 2 बोतल। 1-2 बॉटल्स नहीं सर, क्रेट्स के क्रेट्स आया करते थे दारू के उनके घर। टैंकर थी तीनों की तीनों। एकदम बर्बाद लड़कियां थी सर। पार्टी में जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, तरह तरह के लोगों का उनके घर आना जाना, रात रात को फोन पे चिल्ला चिल्ला के बातें करते रहती थी। अब आप ही बताइए, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? जी सर, अगर आप चाहे तो ये आसपास के फ्लैट में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे भी वो हॉट टॉपिक बनी रहती थी। वो तो हम कर ही रहे हैं। आप लोगों से जितना पूछा जाए उतना बताइए। वो फट्टू और उसकी मोटी माँ। माइंड योर लैंग्वेज। पुलिस स्टेशन में आया, पुलिस के सामने। आई एम सॉरी, लेकिन उन लोगों ने आपसे जो कुछ भी कहा ना, सब झूठा है। हमने और लोगों से भी बात की, लेकिन आप लोगों को लेके सबकी राय तकरीबन एक सी है। देखिए सर, हम वर्किंग गर्ल्स हैं, हमारे पास अपना लॉन्ड्री करने का टाइम नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, आप टेरेस पे कभी कभार पार्टी कर लेते हैं, और उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है हमसे। और तुम्हारी इन कभी कभार की पार्टीज में तुम तीनों के अलावा और कौन शामिल हुआ करता था? फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स? नहीं, बस हमारे बॉस कभी कभार आया करते थे। ही इज अ नाइस गाय। ठीक है, जा सकती है। थैंक यू सर। अच्छा नैना, कुछ याद आया? नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। सर, इस समीक्षा के बॉस का नाम रोशन बजाज है। उसका नंबर मिल गया जिसके डिटेल्स आ चुके हैं। इस बॉस का नंबर टेरेस पर 11 बजे तक ऑन था, उसके बाद वहीं पर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद ठीक सुबह दूसरे दिन 7:20 को ऑन हुआ। इसके अलावा पिछले 7 महीनों से समीक्षा और उसके बॉस की काफ़ी बातचीत हो रही। इसका ये बॉस शादीशुदा है सर। बहुत शादीशुदा है जी। कान, नैना ने हमें ये नहीं बताया कि उस रात उसका बॉस भी पार्टी में आया था। एक शादीशुदा आदमी जिसका अपनी सबॉर्डिनेट से अफेयर था, जाहिर है कि उसकी बीवी को यह पता नहीं होगा, और ये प्रेमिका उससे कुछ बड़े की डिमांड करने लगे, या अचानक अपने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की जिद करने लगे। तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा ये आदमी? तुम्हारे बॉस उस दिन पार्टी में शामिल थे, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं? जी हाँ सर, वो आए तो थे, लेकिन काफी जल्दी चले गए थे। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद हमने काफी देर तक पार्टी की थी। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जी वो सर, आई एम सॉरी, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ बता ही नहीं पाई। जी देखिए, मैं और समीक्षा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारे बीच में कुछ गंदा नहीं था। हम शादी करने की भी सोच रहे थे, और मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा था। देखो, अब सच सच बता दो कि उस रात तुम पार्टी में थे या नहीं? हाँ, मैं उस पार्टी में था, लेकिन मेरे फोन की बैटरी चली गई थी, इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन करीब 12 बजे मैं अपने घर आ गया था। अगर आप चाहें तो मेरे ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी ने मुझे घर ड्रॉप किया था, और रोमी भी उसी पार्टी में शामिल था। आप उससे भी पूछ सकते हैं। सर, मैं साहब को 12 बजे रात को छोड़ा, अब फिर मैं अपने घर चला गया। ऐसी कोई खास बात जो तुमने नोटिस की? साहब थोड़े थके हुए लग रहे थे, और रास्ते भर हमसे कोई बात भी नहीं की, बस गाड़ी से उतरे और चले गए। अगर रोशन कातिल है तो उसका ड्राइवर तो झूठा हो ही सकता है सर। हो सकता है कि रोशन ने अपने ड्राइवर को पहले से ब्रीफ करके रखा हो सकता है, लेकिन रोमी ने जो हमसे झूठ बोला, क्यों बोला? सर, उस लड़की समीक्षा का कोई पड़ोसी आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ। सर। नैना, नैना आ जाओ। नैना की बच्ची, तुझे तो अभी बताती, कहाँ छुप के जाएगी? बात में ऐसे बोलो। नैना, 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 जल्दी किसी बात नहीं।
क्या है ना, उस दिन मेरा एकादशी का व्रत था और मैं चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हूँ। तो मैं चांद को देखने के लिए छत पे गई तो देखा कि लड़कियों ने हुड़दंग मचा रखा है और वहाँ 2 लोग भी हैं। एक तो अक्सर उस लड़कियों के यहाँ आता जाता है, लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा हमारे बिल्डिंग का रोमी था सर। और रोमी भी उसी पार्टी में शामिल था, आप उससे भी पूछ सकते हैं। हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे मैडम, लेकिन हमने सोचा कि जब उन लड़कियों का जिसने ये हसर किया है कल का हमारे साथ भी कर सकता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे फोन कैसे कर सकती हो? हाँ, आई एम सो सॉरी। नो सॉरी। और हाँ, मुझे दीदी मत कहो, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना मेरे घर की चाबियां तुम मुझे आकर वापस दे दो, समझी तुम? दी मेरी बात तो सुनिए, दी लिसन टू मी प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है बस। टेक इट इजी सोनाली, अभी अभी हॉस्पिटल से लौट के आई है। जितना दुख हमें है उतना दुख उसे भी है। सुनो मेरी बात सुन, मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। अचानक ऐसे कहाँ चली जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अकेली लड़कियों से तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो उसके साथ, उसे भी कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें भी अपना दुखड़ा सुनाने वाला कोई मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि इन सारी बातों से सबसे ज्यादा दुख तो तुम्हें ही पहुंचा है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। हमसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था कि कहीं आप लोग मुझ पर ही शक ना करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ सर। तो उस रात समीक्षा और उसकी सहेलियों के साथ पार्टी में तू भी शामिल था। अब मुंह खोलेगा या पुलिस स्टेशन ले जाके खुलवाएं? हाँ सर, मैं पार्टी में गया था, करीब 10:30 बजे मैं वहां पर पहुंचा। वहीं से मैंने लीकर शॉप में कॉल भी किया था और 11:30 के करीब मैं वहां से निकला भी सर। निकलते वक्त मैंने उनको बोला था कि अब बस करो, मोनिश और उसकी माँ को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगी। तो उन्होंने बोला था बस अब थोड़ी देर रो, अब थोड़ी देर। प्रांजलि एक ही तो बच्ची थी हमारी सर, इस शहर में आई थी अपनी जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि बड़ा शहर उससे उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। कोई दुश्मनी नहीं थी साहब उसकी, वो तो एकदम सीधी और नेक लड़की थी। बस शहर में आकर रहना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी, हमसे जिद कर रही थी तो हमने उसे यहाँ पर छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद हमने उसे वापस लौटने के लिए कहा। उसने हमारी बात मान भी ली साहब, पर जो उसके साथ रहती थी नैना, वो नहीं चाहती थी कि वो वापस आए, इसीलिए उसने उस दिन फोन पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। बेटा तुम ऐसा करो कि वापस आ जाओ। हाँ माँ, पर प्लीज एक बार सुन। देखो फोन नैना। हेलो हेलो आंटी, क्यों आप लोग समीक्षा को परेशान कर रहे हो? आंटी क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? आंटी उसका फ्यूचर यहाँ बन जाएगा, आप लोग उसको वापस क्यों बुला रहे हैं? आप वहाँ ले जाके उसे क्या करेंगे? किसी भी गवार गाय की तरह किसी गवार के साथ बांध देंगे? अरे लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। देखिए आंटी, प्रांजलि यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। उस लड़की के परिवार का कुछ पता ठिकाना तो था नहीं, उससे अच्छा नहीं लगता था कि प्रांजलि की देखभाल करने वाला कोई है, उससे जलती थी वो। मतलब? अरे अभी कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में उसकी तरक्की हुई थी, हम सब बहुत ही खुश थे, लेकिन उस नैना ने पूरे ऑफिस के सामने उस दिन बहुत बड़ा हंगामा किया था। क्या हुआ? मुझे प्रमोशन मिला। इसे प्रमोशन मिला। क्या हुआ नैना, तुम मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है? राइट, मैं तेरे प्रमोशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिना मेहनत किए तुझे प्रमोशन भी मिल गया। नैना कम ऑन यार, प्रांजलि ने बहुत मेहनत की है। ओह राइट, हाँ मैंने तो कोई मेहनत की नहीं है ना, ऑफिस आवर्स के बाद भी घंटों अपने डेस्क पे बैठ के काम किया करती थी। आखिर तूने प्रूफ कर ही दिया कि चापलूसी और चमचागिरी हार्डवर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओह हेलो नैना, तूने कोई इतनी मेहनत भी नहीं की थी जो तुझे प्रमोशन मिलता। आई डिजर्व इट, दैट्स व्हाई आई गॉट इट, नॉट बिकॉज़ नैना। Are you okay?
ये बात आपको प्रांजलि ने बताई? जी। सर गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया था, आई कन्फेस। पर हमारा रिलेशन बिल्कुल सिस्टर्स की तरह था, हम झगड़ते भी थे और उसी रात एक भी हो जाते थे। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, उन्हें खरोच तक पहुंचा नहीं सकती थी। मर्डर तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी मामूली से प्रमोशन के लिए। ये तो तय है कि नैना प्रांजलि से जेलस थी। वो मूडी भी है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी। वो खुद ही प्रांजलि और समीक्षा को अपने साथ रहने लाई, फिर पॉजेसिव हो गई, और जब प्रांजलि ने अपने घर लौट कर जाने की बात की तो उसे हजम नहीं। फिर वो प्रमोशन का ड्रामा जेलसी के लिए। पर सर मौका वारदात से उसका बिल्कुल सही मिलना बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जो उसके खिलाफ जाता है। अच्छा, ये नैना की फैमिली सतारा में रहती है? जी सर, उसके फादर को बुलाया है हमने। सर ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। नैना मैडम के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी है, सबकी मदद भी करती है। अच्छा, बिल्डिंग में कभी उनका किसी के साथ झगड़ा होता था? महीने में एक बार नहीं, 2-4 बार, वो भी बहुत जोर वाला। किसके साथ? वो उनके बाजू में रहता है ना, मोहनीश, उसके साथ। पूरा सोसाइटी को मालूम है। और उनका ना आपस में 36 का आंकड़ा था। मैडम वो लड़का ना लड़कियों के मामले में बहुत खराब है। मतलब? मैडम एक बार उसने मुझे उन लड़कियों का वीडियो उतारने को बोला था, 1000 रुपये का नोट देकर, पर मैंने मना कर दिया। लड़कियों का वीडियो? हाँ सर, वो मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन इन लड़कियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, और वो वीडियोस मैं वो मकान मालिक है ना मिलिंद, उनको दे सकूं। और उनके मर्डर के 1 हफ्ता पहले अचानक वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि तब तक उनके मर्डर का प्लान बन चुका था, तो जरूरत ही नहीं बची थी, है ना? ये आप क्या कह रही हो मैम? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रांजलि ने मुझे बता दिया था कि वो लोग ये घर छोड़कर शिफ्ट करने वाले, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना सर। हमें जाने दीजिए सर, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हमारे पास काफी एविडेंस हैं इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हवालात में रहेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खान, लेके जाओ इसे। सर चलो, सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैडम प्लीज मैडम। सर आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती। आई मिस माई फ्रेंड सो मच। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, उन्हें जस्टिस भी नहीं दिला पाई। देखो, मौका अब भी हाथ से नहीं निकला है। तुम चाहो तो अब भी हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें बस अपने दिमाग पर जोर डालना है और याद करना है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। मैंने बहुत कोशिश की उस रात के बारे में सोचने की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नैना, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, बेशरम। तूने आज मेरे घर पे भी पुलिस भेज दी। ये क्या कर रहे हैं? दूर रहिए प्लीज। जब से आई है जिंदगी में तब से मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं दिया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मेरी नौकरी भी चली गई, और आज मेरे घर पे पुलिस लेकर आ गई। नैना का बचपन मुश्किल गुजरा था। उसे वो प्यार, देखभाल और सुरक्षा का वातावरण नहीं मिला था जो एक बच्चे के निर्दोष विकास के लिए जरूरी होता है। और वो जैसी थी, अपने रिश्तों और अपने करीबी लोगों को लेकर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव और मूडी लड़की, जो परिस्थितियों के अपने मन मुताबिक ना होने पर अप्रत्याशित ढंग से रिएक्ट करती थी। तो क्या उसके ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह उसका असामान्य बचपन ही था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने बीते हुए कल में बुरे हालात का शिकार हुई नैना ने अपनी किसी मानसिक विकृति की वजह से अपनी सहेली प्रांजलि और समीक्षा को शिकार बनाया था उस क्रूरता का
जिसका शिकार कभी उसे भी होना पड़ा था? या फिर वो कोई और था जो इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आजाद घूम रहा था? कोई ऐसा जिसका चेहरा जुर्म की तस्वीर में अभी तक दिखाई नहीं दिया था? कौन है ये लड़का? दोस्त है सर, टोनी नाम है इसका। इसी ने जमानत दी है उसकी। माँ भी कोशिश कर रही होगी इसकी, लेकिन माँ से पहले ये आ गया। बहुत गहरा दोस्ताना लगता है। पता करो कहीं उन लड़कियों के साथ भी कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका। सर वॉचमैन, जी मैडम। ये मोनिश के साथ जो लड़का था वो कौन था? ये तो आता रहता है मैडम, पर हमेशा अकेला होता है। आज पहली बार मोनिश साहब के साथ देखा है। ठीक है, थैंक यू। सर मैंने तो सिर्फ इसकी बेल कराई थी, और फिर मुझे यहाँ क्यों? I mean, किसी की बेल कराना कोई क्राइम है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतनी अच्छाई दिखाई, इसीलिए तो हम तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। मतलब क्या? जैसे ये कि जिस रात तुम्हारे इस फ्रेंड की बिल्डिंग में उन 2 लड़कियों का कत्ल हुआ, उस रात उस वक्त तुम कहाँ थे? एज यूजुअल एट होम। मैं अपने घर पे था, और इस मर्डर से मेरा क्या कनेक्शन है? एक मिनट, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे यकीन से तुम पर शक कर रहे हैं। अगर उस रात तुम अपने घर पर थे तो रात के 1:30 बजे तुम्हारा फोन उन लड़कियों के लोकेशन पे क्या कर रहा था? सर असल में टोनी उस रात हमारी बिल्डिंग में ही था, मेरे साथ मेरे घर में। क्या टोनी तुम्हारे घर पर था? ये बात तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताई? क्योंकि सर टोनी मेरा बॉयफ्रेंड है सर। वी आर गे। सर टोनी और मेरा रिश्ता कई वर्षों से है, पर कभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चला सर, मेरी मॉम को भी नहीं। लेकिन सर जब से ये लड़कियां हमारे फ्लोर पे आके रहने लगी थी सर, सबकी नजरें हमारे फ्लोर पे ही रहती थी। हमें डर था कि कहीं हमारे इतने बरसों का राज, इतना सीक्रेट सबके सामने ना आ जाए। बस इसीलिए सर मैं उन लड़कियों को वहां से भगाना चाहता था। मतलब उस पूरी रात तुम उस बिल्डिंग में थे अपने इस दोस्त के घर? नहीं सर, तकरीबन आधी रात को मैं अपने घर जा ही रहा था, हमेशा की तरह। बस मैं वो बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से जा रहा था, तभी एक आदमी मुझसे टकराया सर। वो बहुत घबराया हुआ था सर। अरे भाई कमाल की। अरे टाइम क्या होगा उस वक्त? सर तकरीबन 1:45 बजा होगा। अच्छा, जिससे तुम टकराए थे उसे पहचानते हो? नहीं सर, पहचानता तो नहीं हूँ। स्केच बनवा सकते हो उसका? आई कैन ट्राई सर। खान, इन्हें ले जाकर स्केच बनवाओ। ओके सर, आइए मेरे साथ। सर रोशन बजाज का ड्राइवर आपसे मिलने आया है। ठीक है सर। मैंने उस दिन झूठा बयान दिया था साहब। सर मैं साहब को 12 बजे रात को छोड़ा, अब फिर मैं अपने घर चला गया। मैं रोशन साहब को लेके घर नहीं गया था साहब, रोशन साहब वहीं पार्टी में ही रुक गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर चले जाओ। मैं घर गया और गाड़ी साहब की बिल्डिंग में खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। रोशन साहब ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि उन लड़कियों को रोशन साहब ने ही मारा होगा। मैंने झूठ बोला है, इसलिए इसका पाप मुझे भी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा साहब कि आकर आपको पूरी सच्चाई बता दूं। लेकिन इतना पक्का है साहब कि रोशन साहब उस दिन घर नहीं गए थे, वो उस रात पार्टी में ही थे। वो झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। क्यों करेगा वो ऐसा? तनख्वाह रोक के रखी है तुमने उसकी? सर मैंने कोई तनख्वाह नहीं रोकी, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि करीब 12 बजे मैं अपने घर आ चुका था, और आप चाहे तो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। खान, उस रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज करप्ट है। सर मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, बट बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ सर। वो देखना हमारा काम है जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।
सर, टोनी ने जिस आदमी की इन्फॉर्मेशन दी उसका स्केच रेडी हो गया। गुड। नैना, तुम यहाँ? मैडम प्लीज, आप गलत मत समझना। एक्चुअली सोनाली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना मेरे घर की चाबियां तुम मुझे आकर वापस दे दो, समझी तुम? मैं दोस्त हूँ इसका, बाप की उम्र का हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ बच्चे की। इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो वो वाइन शॉप वाला डिलीवरी बॉय है। ये अक्सर हमारे सोसाइटी में डिलीवरी देने आता है। लेकिन मेरी शॉप बंद हो रही थी तो मेरा लड़का भी चला गया था जो डिलीवरी करता है। मैम, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही गुनहगार हमारे आंखों के सामने होगा। मिलते हैं। नैना और रोमी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी रोमी ने उसे अपने घर में रखा। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह देखना होगा कि यह सवाल अपने आप में कितना गलत है। किस समाज में रह रहे हैं हम, जहां सवाल किसी की मदद ना करने पर नहीं उठाए जाते बल्कि मदद करने पर उठाए जाते हैं, और उसके बाद भी हर दूसरे आदमी की यही शिकायत रहती है कि दुनिया से अच्छाई खत्म होती जा रही है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भला करते हैं, दूसरे वो जो बुरा करते हैं, और तीसरे वो जो कुछ नहीं करते हैं। और हम में से अधिकतर लोग इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। और इस केस में भी मुजरिम की होशियारी नहीं बल्कि चश्मदीदों और इस केस से जुड़े लोगों की लापरवाही वो वजह थी जो पुलिस को मुजरिम तक पहुंचने से रोक रही थी। झूठ क्यों बोला? बोल झूठ क्यों बोला? मैं बताता हूँ। मैं डर गया था मैम। मुझे लगा सच बोलूँगा तो मेरी दुकान की बदनामी होगी। मुझे लगा कि मेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। सच कहूँ तो मेरा लड़का गया था डिलीवरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लौटा ही नहीं वापस। मैंने कई बार उसको फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसके बाद तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आने लगा। लेकिन मैम, जब सुबह मुझे मालूम पड़ा कि उन लड़कियों का मर्डर हो गया तो मैं बहुत डर गया मैम। बस मैम, इसके अलावा मेरा इस केस में कोई लेन देन नहीं है मैम। तो अब हम पता कर लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस लिकर शॉप के ओनर को उठा लिया है क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला था, और वो डिलीवरी मैन भी मिल गया है सर। पुणे में छिपा बैठा था, रिमांड रूम में है। चलो। मैंने उनको नहीं मारा था सर। मैं जब डिलीवरी लेके पहुंचा तब तक तो एक मर भी चुकी थी और दूसरी अपनी आंखें सांसें ले रही थी। और पुलिस को देके भागा क्यों? मैं आपसे बचकर नहीं भाग रहा था सर, मैं तो उन कातिलों से बचकर भाग रहा था। उन्होंने मुझे देख लिया था, अगर मैं उन्हें मिल जाता तो मुझे भी मार डालते, इसलिए मुंबई छोड़कर पुणे भाग आया था। कौन थे वो लोग? कभी देखा उन्हें? नहीं सर। हाँ, पर एक का चेहरा देखा मैंने। खान, स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ। ओके सर। फिर उस आदमी का स्केच। इसे नैना और बाकी लड़कियों की फैमिलीज को दिखाओ। देखो शायद कोई इसे पहचानता हो। ओके सर। इसे पहचानते हो? इसे जानते हैं आप? हाँ मैम, शिवपाल प्रीति का ड्राइवर है। लेकिन बात क्या है मैम? प्रांजलि और समीक्षा का मर्डर इसी ने किया है। What? जी हाँ। फिलहाल ये शिवपाल है का? लास्ट वीक ही नौकरी छोड़ के गया। मुझे शिवपाल के सारे डिटेल्स चाहिए। इसका नंबर, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, सब कुछ। मैं तेरे से कह रहा था यहाँ से निकले, पर तूने मेरे बात नहीं माना। दिखा इसका नतीजा क्या हुआ? अगर हम ऐसा करते तो कब का पुलिस की नजरों में आ जाते, समझे? अरे यार कुछ नहीं होता। अरे अभी तक ये फोन फेंका नहीं तुमने? मत उठाना फोन, बिल्कुल मत उठाना। अरे यार चुप रहे, मेरे आइटम का फोन हो सकता है। मुझे बताना पड़ेगा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बेवकूफ है तू, अक्का मक्कल वाला है। अरे यार तू चुप रहे, मुझे उठा दे। फंसेंगे दोनों। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई रिक्शा क्यों रोक दिए? क्या हुआ? पुलिस। एक
रुको रुको पास हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था उन्हें मारने का। हम तो साहब ऐसे ही गए थे वहां पे। अरे यार चलना किसी छमिया बार में चलते हैं दारू पीने के लिए। बहुत दिनों से जो है ना किसी छमिया बार में जाके 2-2 पैक नहीं पिया यार। बड़ा मन कर रहा है किसी छमिया के साथ 2-2 पैक दारू पीने का। अरे 2 बार वाली छोड़, चल मैं तुझे ऐसी छमियाओं के पास ले चलता हूँ जिनके साथ हमारा सावैश करता है, समझा? चलो तो फिर चलो। नैना उठ जा, नैना पी के टोन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं हो। अब जिंदगी भर संडा जेल में। नैना लिसन टू मी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लो। सुनो। अरे यार इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहता हूं यहाँ पे, तुम यहाँ रहो ना। रही बात लोगों की, उनको जो समझना है समझने दो। अंकल बात लोगों की नहीं है, बात मेरी है। इस जगह में उन दोनों की यादें बसी हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती अंकल, पर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना अंकल, थैंक यू सो मच। टेक केयर। चाहे वो घटना हो या दुर्घटना, अपने जीवन में घटी हो या किसी और के जीवन में, लेकिन वो कोई ना कोई सीख जरूर देती है। और सीख वो चीज है जिससे अक्सर कुछ बच्चों और नौजवानों को सख्त नफरत होती है। काश उस रात पार्टी से पहले नैना, समीक्षा या प्रांजलि ने इस छोटी सी बात को ध्यान रखते हुए टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया होता और नशे में धुत वो दोनों ड्राइवर्स उन तक पहुंच नहीं पाते और शायद ये हादसा होने से बच जाता। लेकिन यहां बात सिर्फ दरवाजे की नहीं है, बल्कि सोच की है। इंडिपेंडेंस, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस के बीच के फर्क को समझने की है। कुछ रूल्स तो वीडियो गेम्स में भी होते हैं, फिर ये तो जिंदगी है। दूसरों के बनाए हुए रूल्स पर नहीं चलना चाहते ना सही, लेकिन अपने रूल्स बनाएं। वो रूल्स जो आपको सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे अपनों के लिए भी। यही आती हो तुम? नहीं अरे क्यों बाद में लड़ाई झगड़े पे आ जाओ। अरे कातिया क्या हुआ? क्या हुआ? वो उधर वो बहुत सारे मसाल। हाँ लगता है प्रबल भाऊ गांव में आ गए काका। गोविंद से बाबा, गोविंद से बाबा। चल दाखव तो तुला काय झालं भाऊ? दाखव तो तुला काय झालं? नाही दाखव तो तुला गोविंदाचे बाबा। गोविंदाचे बाबा। मेरा बात सुनो भाऊ, मेरा बात सुनो। चल मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो भाऊ। गोविंदाचे बाबा।
रोज रोज काहे को जान जोखिम में डालते, कोई देख लिया तो पीटेगा। मार खा लूंगी, जिंदा लाश का भी तो पेट होता है ना। हाँ हाँ। क्या हो रहा है? खैर मना प्रभात भाव नहीं है, वरना हाथ की जगह कुल्हाड़ी चलती और लूली लंगड़ी होके यहाँ पे अपने पति और बेटे दोनों को देखती। धोखा फिर लगा तुझा, समझा ना इसको? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन प्रभात भाव नहीं छोड़ेंगे, समझ लगा है? चला रहे। इस दिल दहला देने वाली घटना से 2 महीने पहले इस गांव में एक और अमानवीय अपराध हुआ था। एक युवक की हत्या करके उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था, और 2 महीने बाद उसके पिता के हाथ पैर सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का शव चील और बाजों की खुराक बनने की बजाय 5 तत्वों में विलीन हो जाए। ये गांव रिमोट एरिया में था, यहाँ से पुलिस स्टेशन भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए ना तो पुलिस को इन घटनाओं की कोई जानकारी थी और ना ही गांव के लोगों में प्रभात मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। आखिर कौन था प्रभात और क्यों बना था प्रभात मोर्चा, जिसका आतंक सहने पर मासूम गांव वाले मजबूर थे? घबरो ना, पानी लेके आ। हाँ, हे भगवान, इतनी चोट। हाँ, कैसे लगी? हाँ, कहीं वो प्रभात मोर्चा ने? प्रभात मोर्चा सब तुम्हारे उस लाड प्यार और ममता के चक्कर में हो गया। 8 महीने से अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, और आप हो कि मुझे ही कोसते रहते हो। तो क्या करूं? हाँ? क्या नाम है तुम्हारे काका और काकी का? सचिन मनमाड़ी आणि इंदू मनमाड़ी, और उनका बेटा माधव मनमाड़ी साहब। बेटा भी लापता है? हो साहब। लेकिन अभी तो बोला कि बेटा मुंबई में काम करता है। खरे साहब तुमचा, लेकिन सुना है कि माधव कल गाँव आया था। सुना है मतलब? सर हुआ यूँ कि हम दोनों काका से मिलने घर गए थे, तब वहां जाके देखा तो प्रभात मोर्चा लिखा है दीवार पे, और काका काकी दोनों अंदर नहीं थे साहब। मतलब ये प्रभात कोई गांव का गुंडा है जिसने तुम्हारे काका और काकी को? लेकिन साहब उसके जात वाले उसको गुंडा नहीं समझते, मसीहा समझते। जब से गोविंद ने। गोविंद, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब मैं आपको प्रभात मोर्चा के बारे में सब बता देता हूँ साहब, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि साहब मेरे काका काकी और माधव इनके लापता होने के पीछे भी ये प्रभात मोर्चा है साहब। ये प्रभात मोर्चा जो है 8 महीने पहले बना, जब गोविंद और प्रभात की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो कैसे? गोविंद हमारी जात वाला है और प्रभात दूसरी जात वाला, लेकिन दोनों पढ़ते एक ही कॉलेज में थे। कैसा है? बैठ जा बैठ जा। और गोविंद और प्रभात पक्के दोस्त थे साहब, लेकिन दुश्मनी की वजह बनी कविता। कविता? ये कविता कौन है? भानु देशपांडे की बेटी साहब, प्रभात की जाती वाली थी, लेकिन गोविंद से प्यार करती थी। लेकिन साहब पूरा गांव गोविंद और कविता के रिश्ते के खिलाफ था, और प्रभात भी जात पात को लेकर बड़े कट्टर विचार वाला था। और जिस दिन गोविंद कविता को भगा के शादी करने वाला था, अगर भाग गया तो फिर से वापस आया साहब, अपने खौफ का साया छोड़ने के लिए। धीरे धीरे प्रभात का प्रभात मोर्चा बना, और साहब ये प्रभात मोर्चा वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे जात वालों से गोविंद की जरूरत का बदला लेते साहब, जीने का हक भी छीनने लगे साहब।
और सर जब भी कोई ऐसा कांड हमारे लोगों के साथ होता है तब ये प्रभात मोर्चा वाले लोग पीड़ित के घर के बाहर प्रभात मोर्चा ऐसा लिखते हैं, जैसे कि काका काकी के घर के बाहर भी लिखा है साहब। तेरे काका के आस पड़ोस वालों ने कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ? साहब किसी ने कुछ देखा भी होगा ना तो भी प्रभात मोर्चा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। साहब सुना है कि कल रात माधव बस अड्डे पे उतरा तो सूरज पाटिल और उसके आदमी ने बहुत पीटा उसको। ये सूरज कौन? जमींदार दिगांत पाटिल का इकलौता बेटा है साहब। दरअसल मेरे काका उन्हीं के यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं। दिगांत पाटिल और सूरज पाटिल का प्रभात मोर्चे से क्या कनेक्शन? साहब प्रभात उन्हीं की जात वाला है ना, और जब से ये प्रभात मोर्चा बना है तब से दिगांत और सूरज पाटिल ही क्या उनकी हर एक जात वाला हमारे जात वालों को आग दिखाता है साहब। हट जाए। आसपास में पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो सर। सर आस पड़ोस में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साहू, सचिन दिगंत पाटिल के यहाँ काम करता था। सचिन के बेटे की सूरज के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की किसी गलती की वजह से या किसी और वजह से दिगंत पाटिल ने प्रभात मोर्चा के नाम से उसके मुलाजिम के परिवार को सबक सिखाया हो? चलो। दिगंत पाटिल तुम इसका? तो बोला। और ये आपका बेटा सूरज? जी। काय काम कर लो? नहीं, आज ये सरकारी मुलाजिम हमारे घर में। आपका मुलाजिम सचिन अपने बीवी बच्चों समेत गायब है, पता होगा ना आपको? तो मैं भी हैरान हूँ, ये 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा था ना। हाँ। अपने बेटे से पूछा आपने? सुना है सूरज ने सचिन के बेटे की कल बहुत पिटाई की। उसको गांव में आना मना है। तो क्या है, वो तो पंचायत का फैसला है ना। पंचायत भी तो आप ही लोग चलाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि इस गांव पे वर्चस्व प्रभात मोर्चा का है। हाँ, प्रभात और प्रभात मोर्चा इस गांव की ढाल है, रक्षक है हमारे। किससे रक्षा करते हैं? उन गरीब बेसहारों से जो 2 वक्त की रोटी के लिए आप जैसों के मोहताज है। इंस्पेक्टर, ये आधी अधूरी जानकारी लेके आप पूरी बात बताइए ना, मैं पूरी बात सुनूंगा। हाँ तो सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। प्रभात और प्रभात मोर्चा अगर नहीं होते तो ये गोविंद जैसे न जाने कितने हमारे बहू बेटियों का जीना मुश्किल करते थे। हाँ, क्यों तिकड़े? बहू है इस घर की, देखो शर्म और लाज से कैसे ढकी हुई है। क्यों? खानदानी है। अगर दूसरे किसी भी जात का कोई भी इसको बुरी नजर से देखेगा तो उसको सबक सिखाना कर्तव्य है हमारा। क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? और जिस माधव की पैरवी करने आप आए हो ना, उसी ने गोविंद को बढ़ावा दिया कि हमारी जात वाली लड़की को भगा के ले जाए। तो जहां से आए ना वही भेज दिया उसको। कहाँ भेज दिया? अरे दाव देना, नरक में गया होगा, वही जगह उसके लिए ठीक है। ये गांव तो नरक बनने से बच गया ना। तो आप और आपके प्रभात मोर्चा का मिशन गांव को स्वर्ग बनाना है। जरा बताएंगे आपके इस प्रभात मोर्चे का कर्ता कहाँ मिलेगा? वो मसीहा है हमारा, मसीहा। उसका पता तो फरिश्ता भी नहीं बता सकता। आपके इस मसीहा की पड़ताल में अब हम लग गए। देखिएगा कहीं आप भी लपेटे में ना आ जाएं। सचिन, माधव और इंदू की गुमशुदगी की वजह जानने के लिए हमें प्रभात और प्रभात मोर्चे को जानना होगा। पता करो ये गोविंद कहाँ रहता था और ये प्रभात मोर्चे से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं और ये प्रभात कहाँ रहता था। मासूम गांव वालों के लिए प्रभात किसी भूत से कम नहीं था, जो गांव में अपने मोर्चे के साथ आकर तबाही और अत्याचार का मंजर खड़ा करता था। लेकिन गांव में कोई भी ये पता होने का दावा नहीं करता था कि प्रभात अब कहाँ रह रहा था, और ना ही ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि उसने वाकई में अपने दोस्त गोविंद की हत्या की थी। और उस हत्या के बाद कविता अब कहाँ थी, इसका भी कोई पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं था। और ये सवाल भी बना हुआ था कि प्रभात का साथ देने वाले प्रभात मोर्चा के लोग कौन कौन थे। क्या इन किस्सों में कुछ सच्चाई थी, या फिर प्रभात और उससे जुड़ी सारी घटनाएं सिर्फ एक अफवाह थी। आप हमें कुछ मत पूछे सर, मी तुमच्या पाया पडते। हे बघा काकी, घाबरू नका। साहब, यहाँ के लोग भगवान से भी नहीं डरते। अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे बेटे की तरह
मेरे पति को लाश बनाकर पेट पेट लटका देंगे साहब। आपके पति है कहाँ? मैं तुझे पाया पड़ता है साहब। आप कुछ मत पूछिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब, कहीं विचार न कहा। हाँ साहब। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये लाश जहां थी ना वहीं पे रहने दीजिए। प्रभात मोर्चा को अगर पता चल गया ना तो एक गोविंद के जात वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल तो तेरे प्रभात और उसके मोर्चे के आतंकियों का हम करेंगे। 8 महीने से ये बॉडी यहाँ लटक रही थी, किसी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। प्रभात भाव के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पे। अब अगर किसी ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया ना तो बचेगा नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कोई रास्ते में आए तो उसको अरेस्ट करो। सर चला रे। आप लोग हिम्मत रखिए। हमें हिम्मत हार दो साहब, हमें हिम्मत हार दो। हमारी हिम्मत उसी दिन जवाब दे गई जिस दिन हमारी बेटी की लाश पेड़ पर टांग दी गई। इन्होंने 6 महीने पहले आपके यहाँ आकर बताने की कोशिश की थी सर। देखिए इनके हाथ पैर काट दिए गए सर, हाथ पैर काट दिए गए। देखिए हमें सब कुछ खुल के बताइए, डरिए मत। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपकी वजह से हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिली। बस और कुछ मत पूछिए सर, नहीं तो कजरी के हाथ पाँव में। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, तुझे हाथ जोड़ते सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, हमें कुछ मत कहने का विचारो हमारा। पिछले 8 महीनों से प्रभात मोर्चा के लोगों ने इस गांव में आतंक फैला है। सुनने में आया है कि इस गिरोह के लोग रात को अपने मुंह पे सफेद कपड़ा और चश्मा लगा के अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन गोविंद की हत्या के अलावा और किसी की हत्या की बात सामने नहीं आई। ना ही इंदु, माधव और सचिन की तरह कोई गुमशुदा हुआ है। जिन भी घटनाओं के बारे में पता चला है वो गुंडागर्दी या धमकी से रिलेटेड है। लेकिन साहब मुझे लगता है कि सचिन, इंदु और माधव गुमशुदा नहीं है, बल्कि उनकी भी हत्या हुई है। और ये प्रभात जिस बिल में छुप के बैठा है ना, उसकी खबर सूरज पाटिल और दिगान पाटिल को जरूर है। इनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पिछले 8 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सर। हाँ लोखंडे बोला। ठीक है, मला SMS कर। फिर इस प्रभात के माँ बाप के बारे में पता चला है गोविंद की मौत के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। जी साहब, हम सच कह रहे हैं। गोविंद की हत्या के बाद तो हमने प्रभात को देखा भी नहीं और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? उसके कारण तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। हमने प्रभात को यह शिक्षा दी थी कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं देखना, पर उसके किस्से सुन सुन के तो हम अपने आप को कोसने लगे हैं। हमने ये भी सुना कि गोविंद को मारने के बाद प्रभात कविता को लेकर। हमने प्रभात को ही नहीं देखा तो कविता के बारे में क्या बताएंगे आपको? मुझे लगता है ये लोग ढोंग कर रहे हैं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को देख के हो सकता है प्रभात ने इन्हें अलर्ट कर दिया हो और ये प्रभात की पढ़ाई पट्टी बोल रहा हूँ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो और नजर रखो, प्रभात और कविता इनके टच में हो सकते हैं। तो चांसेस तो ये भी है कि कविता के पेरेंट्स भी प्रभात या कविता के टच में हो। बात करनी पड़ेगी उनसे। प्रभातला बघितलंय का? हाँ बघितलंय ना। आखिरी बार कब देखा? काफी टाइम हुआ देखे, लेकिन एक बात तो सच है साहब, इस कविता ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग रही थी वो, लेकिन इस प्रभात ने हमारी लाज रख ली है। अपने साथ वो उसे लेके भागा है। लगता है प्रभात को प्रभात भाऊ बनाने में आप ही का हाथ है, क्योंकि वो आपकी बेटी से इश्क कर बैठा। हाँ, अब प्रभात हमारा हीरो है, लेकिन हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया साहब। तो किसने दिया? दिगन पाटिल और उसके बेटे ने? नहीं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? पता आपको सब है, लेकिन आपकी और आपकी जात वालों की बुद्धि पर भेदभाव का ही नहीं, षड्यंत्र का कोहरा रचा हुआ है। और जब ये कोहरा छटेगा ना, तो प्रभात के पीछे खड़े हुए सारे चेहरे साफ हो जाएंगे।
प्रभात की जात वाले उसको अपनी ढाल समझते हैं, लेकिन वो खुद भी उसकी ढाल बने हुए हैं। अब ये प्रभात मोर्चा चलाने के लिए उसने लोग बाहर से तो इंपोर्ट किए नहीं होंगे, इसी गांव के लोग हैं जो मुंह पे गमछा और चश्मा लगा के दूसरी जाति वालों को डराते हैं। सर, मैं प्रभात के कॉलेज के दोस्तों का पता कर रहा था, तभी एक बात मेरे सामने आई कि गोविंद के साथ कोई माधव भी था जो इसी गांव का है और प्रभात के साथ पढ़ता था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मुंबई में नौकरी करता है। पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? सर, वजह का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आ गई है कि उसकी आखिरी कॉल गांव की जयश्री गोडसे को की गई थी। माधव उसको अक्सर कॉल करता था सर। कौन है ये जयश्री गोडसे? सचिन और इंदू के पड़ोस में रहती है सर। जी साहब। जयश्री गोडसे यहीं रहती है? जी, वो मेरी पत्नी है, लेकिन आप यहाँ साहब? हमें उससे बातचीत करनी है। साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे, उससे कुछ पूछताछ करनी है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें बस ये जानना था कि सचिन और उसके परिवार के गायब होने से पहले माधव ने आपको फोन किया था। क्या बात हुई थी आपकी उससे? साहब, इंदु मौसी ने माधव को मेरा नंबर दे रखा था। कभी कभी उनका फ़ोन नहीं लगता ना, तो माधव मुझे फ़ोन करके मैसेज भिजवाता था। उस रात क्या मैसेज दिया था उसने? वो साहब, उसने बोला कि आई को बोलना कि मेरे को फ़ोन करे। तो ये मैसेज आपने उनको दिया? हाँ साहब। मतलब तब तक प्रभात मोर्चा ने अटैक नहीं किया था? अच्छा ये बताइए, आप तो दूसरी जात वाली है ना, तो इस तरह रोज रोज उनके घर जाके मैसेज देने में आपको खराब नहीं लगा? साहब, ऊपर वाले ने केवल 2 ही जात बनाई है, औरत और मर्द। मतलब आप जात पात में नहीं मानती? साहब, जात पात तो हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है। और साहब, हमें नहीं पता है कि उस रात सचिन और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ। वैसे आपको इतनी चोट कैसे आई? साहब, वो मैं गिर गई थी। दवा क्यों नहीं लगाया? चलो आप, मैं लगा देता हूँ। सर, गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर पे गहरी चोट का निशान है, हाथ और पांव भी काटे गए, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब गोविंद के पिता तीर्थ के हाथ और पैर भी 6 महीने पहले किसी कुल्हाड़ी से काटे गए। सर, वो तीर्थ ही है जिसने इन प्रभात मोर्चा वालों को करीब से देखा है। अगर वो बयान देने के लिए मान जाए तो शायद हम उन तक पहुंच सकते हैं। मैं गोविंद के परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम ये पता लगाओ, गांव में किस किस के पास सफेद गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है, उससे हमें प्रभात मोर्चा के बारे में कोई ना कोई क्लू डेफिनेटली मिलेगा। हो सर। आखिरकार गोविंद की लाश को उसकी हत्या के 8 महीने बाद चिता नसीब हुई। पुलिस एक तरफ प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोविंद के पिता से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप किस मुसीबत और दर्द से गुजरे हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने सफेद गमछा और चश्मा लगा के आपके हाथ पैर? साहब, आपने हमारे बेटे को चिता दिलाकर बहुत एहसान किए। अब हम आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हमारा सहारा नहीं रहा, लेकिन हम मरते दम तक एक दूसरे का सहारा बने रहना चाहते। आपसे कुछ बोला तो क्या पता एक दूसरे का मुंह भी देखने को तरस जाए। प्रभात भाव के रहते हुए हमारी जाति परंपरा से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभात भाव हमारे मसीहा ही नहीं बल्कि। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ होती है प्रभात मोर्चा की भर्ती, और ये भर्ती तुम करते हो? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या मुफ्त में प्रवचन दे रहे थे? अरे साहब, ये हमारे गांव की चौपाल है, हम लोग तो यहाँ रोज ही आते हैं, और भाव ने यहाँ पर अपनी फोटो लगा दी तो हम उसको हटा थोड़े ना सकते हैं। प्रभात आता है यहाँ पे? हाँ साहब, कभी कभी। तुमने देखा है उसे? हाँ साहब, देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? साहब, गांव की सड़क के पास देखा है। नमस्कार भाव।
आखिरी बार कब देखा था? साहब काफी दिन हो गए, और मैंने अकेले ही थोड़ी ना देखा है, पूरे गांव वालों ने देखा है साहब। तुम में से किस किसने देखा है उसे? अरे साहब एक थोड़ी ना है, आप सबसे पूछ लो। प्रभात भाव हमारे लिए हीरो हैं, हम सभी के लिए मसीहा है। एक क्रिमिनल तुम लोगों के लिए हीरो है? मेरे लिए ही नहीं, सब बोलते हैं, क्योंकि भाव से सब डरते हैं साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है साहब, एक हट्टा कट्टा दूसरी जात वाला पहलवान आदमी हमारी जात वाले को पीट रहा था। मेरे सामने उल्टा बोल और भाव ने उसको ऐसा तोड़ा कि मैं देखता रह गया साहब। उसी दिन मैं समझ गया कि प्रभात भाव हमारी जाति वालों के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाव जो है मर्डर भी कर देंगे। सर और 2 कुराड़ी मिला है। चलो सर, गांव में कुल 15 घर हैं जहां पे एक गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी का कॉम्बिनेशन मिला है, जिनमें से दिगांत, सूरज, सचिन और कविता के पिता का घर भी शामिल है। दिगांत और सूरज पाटिल तो हमारे सस्पेक्ट्स हैं ही। कविता के बाप का भी गोविंद को मारने का मोटिव हो सकता है। अब बस देखना यह है कि सबूत किसके खिलाफ मिलता है। सर एक और आदमी है जिसके पास तीनों का कॉम्बिनेशन मिला है, और वो प्रभात मोर्चा से भी जुड़ा हो सकता है। कौन? अरविंद गोडसे। सभी 15 कुल्हाड़ियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। हो सर। सफेद कपड़े और काले चश्मे के बाद अब कुल्हाड़ी के जरिए प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इस केस को दिशा देने की बजाय कई और पेचीदा सवालों में उलझा दिया। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट में दिगंत, सूरज और कविता के पिता के घर से मिले कुल्हाड़ी पे नहीं, बल्कि सचिन के घर पे मिले कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से पे ब्लड के ट्रेसेस मिले, जो गोविंद के खून के साथ मैच करते हैं। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने प्रभात के साथ मिलकर गोविंद का खून किया हो? पॉसिबल है, क्योंकि सचिन पहले प्रभात के घर पे साफ सफाई का काम करता था। प्रभात ने शायद उसे पैसे देकर मर्डर करवाया, और सचिन और उसकी फैमिली का गायब होना इस डील का हिस्सा हो। इसलिए जब हम सचिन के घर पे गए। लेकिन गोविंद की हत्या के 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि सचिन ने? सर, हाईवे के पास खेत में बॉडी के कुछ कटे हुए हिस्से मिले। सर, बॉडी काफी सड़ चुकी है, बदन के हर हिस्से को अलग अलग करके फेंका गया, पर सर के हिस्से को देख के लगता है कि ये बॉडी सचिन और इंदु की है, और ये खेत प्रभात का है। बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो सर। सर, सचिन और इंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या गला घोट के की गई है। गला घोट के? लेकिन प्रभात मोर्चा वालों के हाथ में तो हमेशा कुल्हाड़ी रहती है, फिर हत्या गला घोट के क्यों की गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की हत्या उसी के जात वालों ने की हो, पर घर के बाहर लिख दिया प्रभात मोर्चा। सब कोई हमारी जाति वाला काका काकी को क्यों मारेगा? क्योंकि सचिन ने भी तो तुम्हारी जात वाले गोविंद को मारा था। क्या? सचिन की कुल्हाड़ी पे ब्लड ट्रेसेस मिले जो गोविंद के खून से मैच होते हैं। हमें विश्वास नहीं होता इस बात पे। तुम्हारी जाति वाला कोई ऐसा है जो सचिन का एराज जान गया हो और जिसके चलते उसका सचिन से झगड़ा हुआ हो? माफ करें साहब, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हमारी जात वाला काका को मारेगा। अगर समझो काका को मार भी दिया तो काकी को क्यों मारेगा? सचिन और इंदु की हत्या के तार अभी तक प्रभात मोर्चा से जोड़कर देखे तो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े तार नहीं जोड़ पाई थी। माधव की लाश ना मिलने पर पुलिस इन हत्याओं में किसी दूसरे एंगल की संभावना को भी खंगालना चाहती थी, और माधव से जुड़े खुलासों ने इन संभावनाओं में भी संदेह की कई तस्वीरें खड़ी कर दी। सर, माधव के मुंबई वापस पहुंचने के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल नेटवर्किंग साइट के मैसेजेस को पढ़ने से पता चला है उसके और जयश्री गोडसे के बीच में एफआईआर चल रहा था। दोनों के मैसेजेस और मेल्स पढ़ के ऐसे लगता है कि गोविंद के मर्डर के पहले माधव खुद मुंबई नहीं गया, बल्कि उसे गांव से निकाला गया, और सचिन भी माधव और जयश्री के एफआईआर के खिलाफ था। मतलब बाप और बेटे के बीच जयश्री भी तकरार की एक वजह थी, और माधव के गांव आने का पर्पस जयश्री को भगा ले जाना था। तो साहब, मैं माधव के साथ भागना चाहती थी क्योंकि मैं माधव से प्यार करती थी। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। अरविंद ने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया। वो बात भी करता था तो मार के करता था। उसके अत्याचारों से मैं तंग आ गई थी साहब, लेकिन माधव
माधव ने मुझे सांत्वना ही नहीं बल्कि अरविंद को छोड़ने का साहस भी दिया। 9 महीने पहले अरविंद को मेरे और माधव के बारे में पता चल गया और ये शर्त रखी कि माधव ये गांव छोड़कर चला जाए। सचिन काका ने माधव को मुंबई भेज दिया, लेकिन मैं और माधव मैसेज और फ़ोन पे बात करते रहे और फिर उस रात जब माधव मुझे लेने वापस गांव लौटा तो हमें फिर से अलग कर दिया गया। मतलब उस रात अरविंद के कहने पर सूरज ने माधव की पिटाई? साहब अगर मेरी बीवी को कोई भगाने की कोशिश करेगा तो उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो तू उसे जान से मार देगा? साहब मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तूने सिर्फ उसी को नहीं, सूरज के साथ मिलके उसके आई बाबा को भी मारा है। साहब मैं मानता हूँ कि माधव के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तुझे कैसे पता चला कि माधव गाँव वापस लौट रहा है? साहब वो सचिन दिगांत काका के यहाँ बोलने आया था कि उसने माधव को गाँव वापस बुलाया, क्योंकि वो लोग कुछ दिन के लिए उसके साथ मुंबई जा रहे हैं। मैंने सचिन को अच्छी तरीके से बोला था कि गाँव वापस नहीं आएगा माधव। ना मारूंगा, समझ में आया? गलती हो गई सर। और जब मैं बस स्टॉप पे माधव को सीधा करने के लिए गया तो पता चला वो जयश्री को भगाने के लिए आया है। तो उस रात माधव के साथ उसके आई बाबा को भी अरविंद ने मार दिया? नहीं साहब, उस रात तो अरविंद मुझे यहाँ घर लेकर आया था और अगली सुबह तक साहब वो मेरे साथ जातियाँ करता रहा। उस रात अरविंद कैसे उनको मार सकता है? तूने नहीं तो सूरज ने उनको खत्म किया होगा। सूरज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैं जयश्री को लेकर घर पे पहुंचा तब उसका फोन आया। उसने मुझे फोन पे बताया कि उसने माधव को बहुत पीटा है और वापसी की बस पे चढ़ा दिया है। और फिर सूरज वहां से अपनी आइटम के पास चला गया। ये सूरज शादीशुदा होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहा है? साहब वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ शायद। ओ इंस्पेक्टर, अंदर कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर साहब बखाना। अरे घबराओ मत कविता, सब सच बताओ, क्या हुआ था? साहब उस दिन प्लान के हिसाब से मैं रोड के किनारे गोविंद का इंतजार कर रही थी। क्या हेलो, कहाँ है तू? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। गोविंद हेलो। ऐसा लगा जैसे गोविंद को किसी ने मारा और पीछे से प्रभात की आवाज आई। इससे पहले मैं गोविंद को दोबारा फोन करती, सूरज ने पहले बोला कि वो मेरे आई बाबा को लाएगा, फिर बाद में बोला कि प्रभात गोविंद को मार के भाग गया। तो तुमने मान लिया कि प्रभात ने गोविंद? नहीं साहब, प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। प्रभात ये जात पात में विश्वास नहीं रखता था, यहाँ तक कि हमारे भागने का इंतजाम भी प्रभात ने किया था। गोविंद को किसी और ने मारा साहब। प्रभात तो खुद उसे बचाना चाहता था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी फोन पे। हेलो गोविंद हेलो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सूरज के इशारे पे हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। कविता तुम पिछले 8-9 महीनों से वहां रह रही हो। दिगंत या सूरज पाटिल के बारे में कोई भी ऐसी बात जानती हो जो हमें गोविंद के मर्डर या प्रभात मोर्चा की असलियत तक जाने में मदद करे? साहब एक बात अजीब सी है, मैंने सूरज को कई बार एक सफेद गमछे और काले चश्मे में घर में आते जाते देखा था। एक मिनट ठाकुर सिंह अंदर जाके देखो। नहीं, एक मिनट नहीं, ये वहां से लेके आओ। आप हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हो? प्रभात मोर्चा के करता धरता आ गए अपनी असली जगह पे। हम कोई प्रभात मोर्चा की करता धरता नहीं है। प्रभात मोर्चा प्रभात का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे क्या लगता है रे? तेरे ऐसा बोलने से हम मान लेंगे कि प्रभात जिंदा है? प्रभात जिंदा ही नहीं, अमर है और हमेशा रहेगा। उसी ने गोविंद को मारा है। कविता अपना बयान दे चुकी है कि तूने उसका अपहरण किया। अब छोटे साहब और बड़े साहब सब यही रहेंगे। कविता की तलाश और उसके साथ हुए अपराध के खुलासों ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन यह संदेह अब भी बना हुआ था कि क्या प्रभात मोर्चा का सिर्फ चेहरा था या प्रभात मोर्चा का करता धरता भी। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब प्रभात की असली शख्सियत को समझना चाहती थी। सर प्रभात के पिता के बाद से अब भी ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभात के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर गोविंद के माँ बाप सूरज और दिगंत का नाम सुनते ही कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं।
लेकिन साहब वो बोले या ना बोले, प्रभात मोर्चा दिगंत और सूरज पाटिल ही चला रहे। लेकिन सर सूरज और दिगंत ने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने प्रभात को देखा है। ये दावा तो अरविंद का है। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाह उड़ाने वाला और प्रभात मोर्चा चलाने वाला अरविंद है? प्रभात से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए अरविंद इस केस की एक अहम कड़ी था, क्योंकि जो राज अरविंद जानता था वो राज इस केस से जुड़ा दूसरा कोई शख्स नहीं जानता था। लेकिन वो राज थे क्या, ये जानने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी। बताता। मारना तो मैं माधव को चाहता था, लेकिन दिगांत काका के आगे मेरी एक भी नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 टूक सुना दी। अरे पागल हो गया क्या? माधव को मारेगा तू? तेरी बदनामी होगी। तेरी बीवी के साथ चक्कर है उसका, सब लोग तेरे पे शक करेंगे। चल ले गाड़ी काट। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रहा था कि मैं माधव का कुछ नहीं कर पाया। तभी मुझे पता चला गोविंद और कविता का भी लफड़ा चालू है और वो लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो जयश्री और माधव के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। तभी मैंने ठान लिया कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सचिन प्रभात को जानता था, तब मैं उससे मिला। देख, गोविंद और कविता अगर भागे तो जो तेरा तड़ीपार बेटा है ना, उस पे भी गाज गिरेगी। लेकिन अरविंद, मैं क्या करूं? मेरे को सारी की सारी खबर दे, प्रभात कविता और गोविंद को कब भगाने वाला है, समझा ना? और जब प्रभात गोविंद को कविता से मिलाने जा रहा था, तब मैं उन दोनों से मिला। तो क्या भाव, अपनी जात का होकर इसको अपनी जात वाले के साथ भगवाना चाह रहे हो? मैं किसी को बता ना दूं, इसलिए प्रभात मुझे समझाने के लिए साइड में लेकर गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अपुन है मोटी बुद्धि का, अपुन कुछ समझने वाला नहीं है। अपुन के रहते ऐसा नहीं होगा। हेलो, क्या हेलो? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा, कहाँ है तू? सीधे से बात कर। कैसे बात कर? मेरे को हाथ मत बना। उसके बाद तुमने गोविंद की बॉडी कैसे काटी? मैंने नहीं काटी साहब। प्रभात की लाश को मैंने जमीन में दफना दिया, क्योंकि वो हमारी जात वाला था। लोगों को अगर उसकी लाश मिलती तो मुझ पे शक हो जाता, लेकिन अगले दिन सुनने को मिला प्रभात गोविंद को मारकर कविता को भगा कर ले गया। सच्चाई क्या थी ये मैं जानता था। मैंने उसका फायदा उठाया। लोगों की नज़रों में प्रभात को जिंदा रखने के लिए प्रभात को देखे जाने की झूठी खबर फैलाई और प्रभात मोर्चा का निर्माण किया, ताकि इसकी आड़ में माधव की जात वालों से बदला ले सकूं। और आखिरकार तूने माधव से बदला ले ही लिया, उसके आई बाबा को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने सिर्फ गोविंद और प्रभात को मारा। माधव और उसके आई बाबा को किसने मारा मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद हैरान था कि सचिन के घर पे प्रभात मोर्चा किसने लिखा। सर, ना तो हमें माधव की बॉडी मिली है, ना ही जयश्री के कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर जो हमें माधव का कोई भी क्लू दे। हम जयश्री के फोन को टैप कर रहे हैं, माधव उसके कांटेक्ट में नहीं है। और सूरज ही वो इंसान है जिसने आखिरी बार माधव को देखा था, और उसने हमसे कहा कि उसने माधव को पीट के बस में चढ़ा दिया था। कौन सी बस में चढ़ाया था माधव को? वो बुल्ढाना की साहब। इसे पहचानते हो? ये तो वही है जिसने मुझसे छुट्टा मांगा था। मैंने बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो मुझसे झगड़ने लगा साहब। इसके साथ 2 लड़के और थे, अगले स्टॉप पे उतर गए। ये दोनों थे? नहीं साहब, ये दोनों नहीं थे। ये दोनों? नहीं, ये भी नहीं थे। फिर कौन हो सकते हैं वो दोनों? बता दो। सचिन काका बड़ा शान आदमी था साहब। हमारे दादा की पूरी जमीन अकेला हड़पना चाहता था साहब, जिसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी का भी हिस्सा था। वो लोग जमीन बेच के अपनी बीवी बच्चे के साथ मुंबई भाग जाने वाले थे साहब, ये हमें पता चल गया। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ हम बस स्टॉप पे गए थे उस दिन, और जैसे ही बस चालू हो गई हम चढ़ गए उसमें। साहब, हम माधव को बोले कि उसे डिस्पेंसरी ले जा रहे, और खेत में ले जाके मार दिया साहब। हम सीधा काका के घर गए साहब, और जब घर गए तो उसका कुत्ता बहुत भौंक रहा था, तो पहले उसको खत्म किया साहब। अब क्या करना है? देख, यहाँ सामने प्रभात की खेती है, ये सब टुकड़े लेके वहां जाके फेंकते। गाँव वालों को लगेगा कि प्रभात नहीं मारा इनको। चल फेंक देते। चल। काका काकी की लाश को
प्रभात के खेती में फेंकने के बाद हम फिर घर आए साहब, और वहाँ दीवार पे प्रभात मोर्चा लिख दिया ताकि शक हम पे ना जाए साहब। दिलीप और किशोर भी प्रभात मोर्चे का नाम इस्तेमाल करके अपने अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन उनकी होशियारी खुद उन पर ही भारी पड़ गई। प्रभात का नाम इस्तेमाल करके जिन अपराधों को आधार दिया गया था, वो सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा समाज आज भी जात पात और न जाने कितने तरह के भेदभावों में बटा हुआ है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से की जानी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अनैतिक ही नहीं, अमानवीय भी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।